दोस्तों आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं अकील खान। आपका हार्दिक स्वागत है वन चैनल में। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें देवांगना, कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा, इन तीनों को जमानत के आदेश दे दिए गए हैं। इसी बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जोड़ रहे हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई के, और मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। मेरा पहला सवाल डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से है कि इस समीकरण को आप किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कि कोर्ट ने जमानत के आदेश दिए हैं इन तीनों को, उधर दूसरी तरफ यूपी में सिद्दीक कप्पन साहब के ऊपर भी जो शांति भंग करने के आरोप लगाए गए थे, वो केस भी उन पर से खारिज कर दिया गया है, बाकी केस उनके ऊपर रहेंगे। इन दोनों केसों का समीकरण आप किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले तो तमाम नाजरीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं कल भी पढ़ रहा था, आज भी मैंने पढ़ा। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी दिलचस्प लाइन लिखी है कि आम हालात में किसी मुलजिम को जमानत मिल जाना कोई ऐसी खबर नहीं होती जो किसी अखबार के फ्रंट पेज पर और हेडलाइंस बने। लेकिन ये जो कल 3 जमानतें हुई थी, ये हेडलाइन बनी और इस पे बहुत लोगों ने आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत कुछ कहा गया इसको लेके। उसकी वजह यह है कि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो एक बात कही वो बहुत अहम है। और उसने उसने ये कहा कि जो राइट टू डिसेंट है, यानी अपोजिशन करने का जो राइट है किसी भी शख्स का, वो और टेररिज्म के बीच में जो एक खत है, हुकूमत ने उसे इतना मुबहम कर दिया है कि अगर ये और ज्यादा मुबहम हो गया तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। ये कल हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में ये बात कही। उससे यहाँ एक सवाल बड़ा ये खड़ा हुआ कि यूएपीए जैसे लॉ और जो हमारे तो और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिन्हें हम ड्रिकोनियन लॉ कहते हैं, इन तमाम की जो डेफिनेशन है उस पर एक सवाल खड़ा हुआ है कि जिस अंदाज से 2008 में यूएपीए में अमेंडमेंट आए थे, 1967 का जो लॉ था। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपको याद होगा बॉम्बे ने तो उसको बहुत ज्यादा उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा, उसकी शिद्दत को महसूस किया। टाडा आया था, टाडा पर हम सब लोग मिलके बहुत सब तमाम जो सिविल राइट की ऑर्गेनाइजेशन से मूवमेंट चलाया, बड़ी मुश्किल से तो खत्म किया, तो पोटा आ गया था। फिर जब 2004 में उस पर बहुत हंगामा हुआ, और ये सब कांग्रेस का जमाना, तो 2008 में पोटा को खत्म करके यूएपीए को कहा गया कि चलिए अब इसी से काम चलाया जाएगा। लेकिन टाडा की और पोटा के जितने भी प्रोविजन थे वो सबके सब यूएपीए के अमेंडमेंट में डाल दिए गए और उसमें रीडिफाइन किया गया टेररिज्म को, जिसके तहत अब ये इतना वाइड उसका रेंज हो गई है, आप किसी आदमी को भी उठा के यूएपीए में डाल दीजिए, 1 साल तक कोई जमानत ही नहीं होगी। इसको लेके कोर्ट ने जो कल बात कही वो बहुत अहम है। उसने यूएपीए के पूरे डेफिनेशन और स्ट्रक्चर पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया और इसलिए ये जमानत बहुत अहम है। वैसे भी दिल्ली रॉयट के मामले में जो सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था, बड़ी तादाद में उन लोगों को जमानतें मिली हैं, अब कुछ ही लोग रह गए जो जमानत में हैं। जहां तक सिद्दीक कप्पन का ताल्लुक है, वहां भी कोर्ट ने ये कहा कि आप अभी तक भी ये साबित नहीं कर सके हैं कि इसके ऊपर एनएसए जैसी कोई धारा साबित की जा सके, ये कोई प्रूफ इसका अदालतें नहीं दे सकी। तो इसका बड़ा सीधा मतलब ये है कि अदालतों में अभी जो ये वाला सरकार 7 साल से चल रही है, इसने बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया इन तमाम ये। अब आप कश्मीर को देख लीजिए, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, वहां पर अभी तक हजारों बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे, 10-10 12-12 साल के बच्चे तक मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में हैं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ रह रहे हैं। तो ये सियासी कवानीन है, इनका असल मकसद कहीं भी ये नहीं होता कि इससे हम कोई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते हैं या कानून को हम लागू करना चाहते हैं, बल्कि सियासी दुश्मनी निकालने के लिए
इन कवानीन का इस्तेमाल होता है। और ये वजह है कि 98% रेट ऑफ इक्विटल है इस किस्म के केसेस में, 98%। 2004 से 14 के बीच का जमाना आप देखें, जो कांग्रेस का जमाना है, तब दहशतगर्दी के वाकयात का एक बड़ा तभी लामुतना ही सिलसिला था। उसमें भी हजारों लड़के गिरफ्तार हुए, 10 साल 20 साल। अभी आपके बॉम्बे में कल ये यूएपीए से 3 लड़के बरी हुए हैं उसी में। तो 20-20 साल 25-25 साल जेलों में रह के और बेकसूर लोग और ज्यादातर मुसलमान उससे जो है वो बरी होके बाहर आए, जिंदगियां बर्बाद कर दी गई इस सब में। तो कांग्रेस ने भी किया, ये शुरुआत उन्होंने ही की। भारतीय जनता पार्टी इस जहरीली फसल की खेती को काट रही है। और तस्लीम रहमान साहब, हम ये देख रहे हैं कि जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस के टाइम पर भी इस तरीके के कानूनों का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि बीजेपी सरकार इस तरीके से यूएपीए जैसे कानूनों का अपने विरोधियों के खिलाफ जम करके इस्तेमाल कर रही है। ये तीनों जो अभी जिनको जमानत मिली है, तीनों ही बाय प्रोफेशन स्टूडेंट है। तो आपको क्या लगता है कि विरोधी सरकार क्या स्टूडेंट से डर रही है, कि जो स्टूडेंट्स के खिलाफ भी यूएपीए जैसे कानून ला रही है? क्यों डर रही है ये सरकार, खासतौर से गुजरात में स्टूडेंट से? मोदी सरकार तो एक छोटे से बच्चे से भी डर जाती है, हवा के एक झोंके से डर जाती है। ये तो कोविड जैसे एक जो दिखाई नहीं देता वायरस, उस तक से डर रही है। तो इससे ज्यादा तो डरपोक कोई सरकार आई नहीं है कि ये किसी भी किस्म के सवाल का ये जवाब देना नहीं चाहते। आप देखिए 7 साल में नरेंद्र मोदी ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक उन्होंने जुर्रत नहीं की कि मीडिया का सामना करके एक सवाल का जवाब दें। इसी तरीके से जहां जहां इनकी सरकारें हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी ये चाहते नहीं, किसी मामले में कोई शफाफियत नहीं है। लोग अगर सवाल पूछें तो उन सवाल पूछने वाले लोगों को ये दहशतगर्द कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, एंटी नेशनल कहते हैं, ये सारी चीजें। तो सारे वो नैरेटिव कि जितने लोग भी सवाल करें उन सबको आप मुल्क दुश्मन कह दें। और अभी जो मुल्क दुश्मन जब कहते हैं तो एक अलामती जबान इस्तेमाल करके उनको दरअसल मुल्क दुश्मन कहने के अलावा हिंदू दुश्मन भी कहा जाता है। ये दोनों बातें कही जाती हैं कि हिंदू दुश्मन भी हैं और मुल्क दुश्मन भी हैं। तो ऑब्वियसली ये सरकार जब ट्रांसपेरेंट ना हो और उसको वो उसके दायरे इख्तियार में इतने बड़े बड़े गुनाहों का इर्तकाब किया जाए कि जिसको देख के इंसानियत शर्मसार हो जाए और पूरी की पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी जिसे देखकर उंगली उठाती है। यानी आप कोविड को देख लीजिए कि हमारे यहाँ अभी तक ये सेकेंड वेव में ये कहा गया कि 3,000 4,000 ये सब, लेकिन बैनुल अक़वामी मीडिया ने 42 लाख की फिगर दी है। यानी लाशों से गंगा और जमुना के घाट पट गए, किसी के चलने की जगह। घाट पे 10 किलोमीटर लंबा इलाहाबाद का घाट है, चलने की जगह नहीं, इतनी लाशें। तो सरकार जो लाशों से डरती हो और लाशें हटाने की कोशिश की, लाशों पे से जो चादरें रंगीन थी उनको निकाल के ले गई। तो ऐसी बुज़दिल सरकार अगर डर रही है तो सिर्फ इसलिए कि वो खुद गुनाहगार है और हर किस्म के गुनाह इस सरकार के दायरे इख्तियार में हुए हैं, इसलिए खौफजदा है अवाम से भी और मीडिया से भी और वर्ल्ड मीडिया से भी। सलीम साहब, अपना सवाल। एक सवाल ये है कि इतना सख्त फैसला आया और इसको तमाम मीडिया में छा गया एक तरह से। आपने जैसा कहा इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन था, नीचे खबर थी, दूसरा सफा उससे भरा हुआ था, एडिटोरियल था, एडिटोरियल के बाजू में एक मजमून था। इसके बावजूद इन लोगों की रिहाई को जो डिले किया गया और 36 घंटे बाद पहले उनको एक बार जाना पड़ा और फिर दूसरी बार जाना पड़ा और पुलिस ये कहती रही कि हम एड्रेसेस चेक कर रहे हैं, हमको 3 दिन का टाइम दो। तो ये तमाशे की क्या वजह आप समझते? नहीं, वो तमाशे की वजह तो ये तो जाहिर है कि अब ये देखिए कितना मज़हक़ाखेज़ अपने आप में है कि एक एक्यूज 1 साल से जेल में है और आप उसकी बेल के वक्त में कह रहे हैं कि हम इसका एड्रेस चेक करेंगे। ये अपने आप में मज़हक़ाखेज़ है।
ये उनको प्लान करना था कि इन्हें छोड़ना नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज करना है, जो जाहिर है उसके लिए टाइम की जरूरत थी कि वो पिटीशन बनाते वहां डालते, वो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में गए भी हैं। तो ये मतलब ये जो कानून ड्रेकोनियन है, ये तो अपनी जगह है ही कि तमाम ड्रेकोनियन लॉ है। पुलिस का जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड भी अपने आप में, मुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करने दीजिए, इंतहाई किस्म का मुजरिमाना है। इस अंदाज में पुलिस खुद जो है एक मुजरिम की तरह से बिहेव कर रही है, जैसे पुलिस को खुद अपनी कुछ खताएं छुपानी हो। और एक खता तो बिल्कुल वाज़ेह है ही, जैसे मैंने अर्ज किया अभी कि अगर कोई शख्स 15 साल 20 साल जेल में रहकर आया और जेल में, तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि बॉम्बे में अगर धमाका हुआ, मालेगांव में धमाका हुआ, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हुआ और उसमें जिस किसी को एक्यूज बनाया गया वो सबके सब बरी होके आ गए, तो सवाल यह है कि धमाका किसने किया था? ये बताने में पुलिस आज तक नाकाम है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो असल मुजरिमीन हैं इस मुल्क में, उन मुजरिमीन की पर्दापोशी करने का जुर्म इस मुल्क की पुलिस और इस मुल्क की सुराग रसा एजेंसियां कर रही हैं। और पुलिस में वो लोग जो इस किस्म के लोगों को तश्तज़बान करना चाहते हैं, एक्सपोज करना चाहते हैं, उनको या तो उठा के जेल में डाल दिया गया है या उनको कत्ल कर दिया गया है। हेमंत करकरे कत्ल की मिसाल है और संजीव भट्ट जेल की मिसाल है। ये दो मिसालें थे। तो एक मुजरिम पुलिस अगर मुजरिम की तरह बिहेव कर रही हो तो उससे यही सब एक्सपेक्ट किया जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रवैये में एक फर्क दिखाई देता है। हाई कोर्ट के फैसले बोल्ड होते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं दिखाई देता है। और इसी का एक हिस्सा ये है कि बोबड़े के जमाने की सुप्रीम कोर्ट जो कि चले गए और अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें भी एक फर्क दिखाई दे रहा है कि पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार की बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी, अब थोड़ा कम ख्याल रख रही है। ये आप महसूस करते हैं और क्यों महसूस करते हैं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है और ये बड़ा अहम, बहुत अहम बात है। उससे ये अंदाजा होता है कि हम जुडिशरी को जितना आज़ाद समझते हैं, गालिबन जुडिशरी उतनी आज़ाद है नहीं। रियासतों में अलग अलग सियासी जमातों की सरकारें हैं और कहीं ना कहीं सियासी जमातों का उनके अपने अटॉर्नी जनरल्स के जरिए अदालतों पर कोई ना कोई इम्पैक्ट रहता है। ये हमको मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, आप देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के और तमिलनाडु हाई कोर्ट के ख़ास तौर पर बहुत सारे जजमेंट हैं। आप तबलीगी जमात के मामले में देखिए, तमिलनाडु हाई कोर्ट के ने जिस तेज़ी के साथ फैसले किए और बहुत सख्त तबसरे किए हुकूमत के ऊपर, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हीं तमाम मामलात को लेके कितना सख्त तबसरा मरकजी सरकार तक के ऊपर किया कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट भी ऐसी दिखाई देती है जी। तो कि आप अपने सियासी रकाबत के खातिर बेकसूरों को आप जेल में न डालें, ये तक कहा गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है मरकज में जिस पार्टी की सरकार है, सब सुप्रीम कोर्ट में आदमी जाता है तो उम्र का आखिरी हिस्सा होता है, रिटायरमेंट बहुत करीब होता है और रिटायरमेंट के बाद की लाइफ बड़ी अजीबोगरीब है। जो शख्स जज बन के इतना आइसोलेटेड और इतने ज्यादा बिल्कुल पैम्पर्ड रहा हो, हाईली पैम्पर्ड सोसाइटी में रहा हो, जिसको मार्केट जाने के लिए भी सिक्योरिटी की और ऑर्डर लिस्ट की जरूरत, तो वो आदमी अगर रिटायर होके घर बैठ जाए तो फिर तो वो अपने आप को बहुत पंगू जैसा महसूस करने लगेगा। तो उसको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कुछ दाना पानी चलता रहे, तो उसके लिए तो सरकार की जरूरत होती ही है। तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के सिलसिले में आप देख लीजिए, मेरा ख्याल है कि वो सबसे बड़ी मिसाल है। मिसालें बहुत सारी हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा वाज़ेह मिसाल है जिससे लोग समझ सकते हैं कि 1000 पेज में सुप्रीम कोर्ट मस्जिद के वजूद को तस्लीम करता है, मूर्तियां रखने के अमल को शरारत करार देता है, डेमोलिशन के अमल को गुंडागर्दी करार देता है, नमाज के मुसलसल अमल को तस्लीम करता है, इसके बाद भी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मंदिर बनाने की इजाजत दे देता है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चले जाते हैं राज्यसभा में
और दूसरे जस्टिस भी उम्मीद रखते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा। आप अमित शाह को जिस जज ने क्लीन चिट दी थी सुप्रीम कोर्ट में, दत्तू साहब, वो भी केरल के गवर्नर बन गए थे। तो आप इस किस्म के तमाम जजेस को, जो इस तरह के फैसले देने वाले जजेस हैं, उनको देखें कि वो रिटायर करीब होते हैं रिटायरमेंट के, और उसके बाद उनको सरकार की तरफ से कुछ ऐसी बड़ी बुरात मिल जाती हैं जिससे उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। मुजरिम भले ही उसमें बेकसूर फंस जाए, लेकिन उनके जीवन का उद्धार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इस किस्म के फैसलों की बुनियाद पे कि जुडिशरी को हम जितना इम्पार्शियल और आजाद समझते हैं, सही मानों में पहले तो हम कहते थे कि लोअर जुडिशरी बहुत करप्ट हो चुकी है। ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई। हम सब कहते थे सेशन कोर्ट्स में इधर जुडिशरी करप्ट हो गई, ये सब। लेकिन हायर जुडिशरी के बारे में ये इंप्रेशन नहीं था। अब हायर जुडिशरी भी इस मामले में कोई ज्यादा पाक नहीं रही है। आप सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ फैसले कोविड को लेके जो आए तो उसकी हम तारीफ जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए इसको कश्मीर में 370 की आज तक इन्हीं कोर्ट्स ने हियरिंग नहीं की है। सीएए के खिलाफ इतना बड़ा मूवमेंट इस मुल्क में चला है, उस पर आज तक हियरिंग नहीं हुई। उल्टा 28 मई को एक और नोटिफिकेशन सरकार लेके आ गई, वो भी कोर्ट में चैलेंज हो गया, उसको भी अभी तक हियरिंग नहीं। तो अभी 10% इकोनॉमिक कोटा सरकार गैर दस्तूरी तौर पर लेके आई, उसकी कोई हियरिंग नहीं हुई। तो ये ऐसे मुकदमात जो अवामी इंटरेस्ट के मुकदमे हैं, जो सरकार के खिलाफ किए गए हैं, तो सरकार को प्रोटेक्ट कर नहीं समझते हैं हम। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस किस्म के जो केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं, आज तक उनकी साल 3 साल गुजर गए, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। इसके बरक्स अगर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक केस चली जाए तो एक हफ्ते में 4 हियरिंग यही सुप्रीम कोर्ट कर लेता है, और जब 1 करोड़ कश्मीरियों का मसला हो तो उसकी सुनवाई नहीं होती। जब इस मुल्क की पूरी 20 करोड़ की कम्युनिटी की शहरियत जो है मौरिद खतर में आ जाए, तो इस मुल्क में अदालत के पास वक्त नहीं होता, और एक करप्ट और चोर जर्नलिस्ट को इंसाफ देने के नाम पर एक ही वही कोर्ट एक हफ्ते में 4 बार सुनवाई कर सकता है। तो ये सवाल ये है कि इस फैसले का उमर खालिद या सिद्दीक अप्पन, इस तरह के लोगों पर क्या असर देखते हैं आप, क्या असर पड़ेगा? देखिए, दिल्ली में तो उमर खालिद तो दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो यकीनन इस फैसले का असर पड़ेगा, और वकीलों की महारत पे डिपेंड करता है कि वो इस फैसले को किस तरीके से साइटेशन देते हैं, कोर्ट कैसे करते हैं अगली जमानतों की अपनी दरखास्तों में। मुझे लगता है कि इसका बड़ा मुस्बत असर पड़ेगा उनके केसेस पर भी। और उससे पहले भी आप देखिए, उमर खालिद के केस में भी कुछ भी प्रूव नहीं है। 11 लाख पेजेस का सब उसके स्टेटमेंट निकाल के। जहां तक सिद्दीक अप्पन का है, ये यूपी के कोर्ट में है, तो यूपी के कोर्ट में सिद्दीक अप्पन पे भी कोई केस थोड़ा ही है, या अतीक पर जो इसका कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी था, उस पर कोई केस नहीं है। इसी तरीके से जो और 4 लड़के, एक सिर्फ 20 यानी 2,500 रुपए का लेन देन पर एक लड़के को, जो दूसरा एक लड़का है उसको मनी लॉन्ड्रिंग में बंद कर दिया, तो कोई केस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। इसके बावजूद उनको जमानत मिल जाएगी योगी जी की सरकार के होते हुए, मुझे उस पर बहुत ज्यादा शुबा है। और उसकी एक वजह यह भी है कि अगर आजम खान जैसा सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 महीने से उत्तर प्रदेश की एक जेल में मौजूद है, जिसके ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें उसकी जमानतें हो गई, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, लोटा चोरी, इस किस्म के मुकदमात डाले हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूपी की सरकार, और वो सरकार जिसका चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर कत्ल के मुकदमे हुए, उसके ऊपर लूट के, आतिशबाजी के मुकदमे हुए, और वो मुकदमे साबित हुए, उनके ऊपर फैसला आने वाला था जब ये चीफ मिनिस्टर बन गए। वो सारे मुकदमे इन्होंने आने वाहिद में चीफ मिनिस्टर बनते ही योगी ने वापस ले लिए। तो एक तरफ उनके वापस हुए मुकदमे हैं, दूसरी तरफ आजम खान जैसे जो इतना सीनियर पॉलिटिशियन है रियासत का, उसके ऊपर इतने मुकदमात, और 10 महीने से उसको जमानत नहीं दी जा रही किसी सूरत। ऐसे में हम सिद्दीक अप्पन का जो योगी के होते हुए इंसाफ मिलेगा,
ये कहना जरा मुश्किल नहीं, लेकिन आजम खान पे यूएपीए नहीं है और सिद्दीक अप्पन जो है उसके ऊपर, उनके ऊपर सारे इल्जाम जो है वो कलअदम हो गए और वो यूएपीए की वजह से फंसे हुए। तो ये जो फर्क है कि उनके ऊपर जो रुकावट है वो यूएपीए की। अगर आज यूएपीए सिद्दीक अप्पन पे नहीं होता तो वो रिहा हो जाते, इसलिए कि सरकार जो है वो उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई, उसके पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन आजम खान के बारे में उन लोगों ने बेशुमार चार्जशीट दाखिल कर दी। ये जो फर्क है इस का बात इस्तेमाल दिल्ली के रॉइट्स थे उसमें भी यूएपीए का जो इस्तेमाल है, रॉइट में यूएपीए कभी पहले इस्तेमाल होते हुए आपने सुना नहीं होगा कि कहीं कोई कम्युनल राइट हुआ और उसमें बेकसूर विक्टिम्स को पकड़ के उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए। कम्युनल राइट मुल्क से दुश्मनी तो नहीं होता, कम्युनल राइट टेररिज्म तो नहीं होता, तो इसीलिए टेररिज्म की जो डेफिनेशन है उस पर भी सवाल उठे हैं। तो यूएपीए को एक टूल के तौर पर पुलिस इसीलिए इस्तेमाल कर रही है कि जमानत ना हो पाए। उसका असल मकसद ही यूएपीए लगाने का या एनएसए लगाने का या और इस किस्म के जो कवानीन है उन्हें इम्पोज करने का जब भी किया जाए किसी के ऊपर, तो उसका सीधा मतलब ये होता है कि पुलिस के पास असल जुर्म के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन यूएपीए की आड़ में वो इन लोगों की जमानत किसी कीमत नहीं होने देगी। यही यूएपीए का असल जालिमाना एस्पेक्ट है। इसको हमने अभी 26 जून को हम लोग एक बहुत काफी बड़ा एक ऑनलाइन सेमिनार कर रहे हैं। ये 8 या 9 ड्रेकोनियन लॉज जो हैं मक्को का, गजो का, यूएपीए और जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएल, वो भी इसी तरीके के हैं। वो जो 2,500 रुपए का लेन देन है वो पीएमएल में आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ईडी का यूज और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का यूज उसी के तहत है। तो ये 8-10 है। इस पर हम काफी बड़ा एक सेमिनार कर रहे हैं 26 तारीख की शाम को 5 बजे, कि इसका जो ये ड्रेकोनियन एस्पेक्ट है कि आप अपने एक लॉफुल सिटीजन को जो सिर्फ आपको अपोज कर रहा है, आपकी पॉलिसी को अपोज कर रहा है, आप सिर्फ उस अपोजिशन को रोकने के लिए उस पर इतने बड़े इल्जाम लगा के जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दें, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। रहमानी साहब, एक तरफ तो 7 साल की कारकर्दगी है मोदी गवर्नमेंट की, दूसरी तरफ अभी ये जो जमानत जो मिल रही है इन तीनों छात्राओं को, उसमें हम ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो आप उस पर इस तरीके के सिटीजन चार्जेस या यूएपीए नहीं लगा सकते। तो आपको लगता है कि अब आगे जाकर के मोदी गवर्नमेंट इस तरीके के यूएपीए या जिन स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट है वो यूएपीए लगाने से कम बचेंगी? आपको लगता है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता मुझे। उसकी वजह यह है कि आपने जो पहला जुमला फरमाया 7 साल की सरकार, 7 साल की सरकार तो नाकामियों की सरकार है। हर फ्रंट पे, हर सतह पे सरकार नाकाम हुई है। और अगर मैं बहुत लंबी तारीख में ना जाऊं तो आजादी के बाद से अब तक इतनी ज्यादा नाकाम, यानी हमने वो सरकारें भी देखी हैं जो बिल्कुल ही टूथलेस सरकारें थी, जो एक जमाना 89-90s का जमाना है जब सरकार कोई वही नहीं करती थी। चंद्रशेखर और चरण सिंह जैसी सरकारें, देवेगौड़ा जैसी सरकारें, आई के गुजराल की सरकारें हमने देखी, वो बहुत ही कमजोर सरकारें थी। उनमें भी इतनी ज्यादा नाकामियां नहीं हुई जितनी इतनी ताकतवर इस सरकार में हुई है जिसे कोई हिला नहीं सकता। चाहे आप डिमोनेटाइजेशन को ले लीजिए जिसपे सैकड़ों लोग लाइनों में मर गए, किसी ने नाम भी सरकार की तरफ से लेना पसंद नहीं किया, या कोविड मैनेजमेंट को देख लीजिए कि करोड़ों लोगों का मोबिलाइजेशन हुआ अपने घरों के लिए, वो अपने काम की जगहों से निकल के गए, मर गए लोग, पैर सूज गए, भूखे मरे। या जिस तरीके से -23 जीडीपी हमारा आया, 10,000 साल की तारीख में इतना लो लेवल पर हमारे मुल्क की इकोनॉमी नहीं गई, जिसे मुगलों ने सोने की चिड़िया बनाया था, वो -23 पे नहीं गए और अभी तक भी वो इम्प्रूव नहीं हो रही। जिस तरीके से सोना, यानी एवरी फ्रंट, और जितना कम्युनलाइजेशन और फिर अपोजिशन की आवाज को दबाना। अभी आप देखिए जो उत्तर प्रदेश में लोनी में कल एक केस गाजियाबाद में हुआ, उस केस की पूरी सूरत शक्ल ही बदल डाली पुलिस ने।
यानी एक आदमी को अगवा करके ले जाया गया और फिर उसको मारा गया, उसमें अगवा के पुलिस ने अगवा की धारा ही नहीं लगाई, 363 जो लगती है वो धाराएं लगाई जिसमें उसकी जमानत हो जाती है। जिस तरीके से लिंचिंग करने वालों को बुला के और इतने कमजोर केसेस उनके ऊपर बनाए जाते हैं, उनपे यूएपीए नहीं लगाया जाता, उनकी जमानतें फौरन हो जाती है, थाने में बैठ के हो जाती है, उसके बाद उनकी गार्लैंडिंग होती है। तो एक ये जो कम्युनल एटीट्यूड सरकार का है, जिसने क्राइम को और कम्युनल क्राइम को एक इंडस्ट्री बना दिया। ये सब पेड वर्कर्स हैं, ये जो बीजेपी के लोग हैं सब सबको पैसे मिलते हैं, ये जय श्री राम कह के मरवा पीटने वालों को। तो ये जो इंडस्ट्री है इसको प्रमोट किए बगैर भारतीय जनता पार्टी इस देश की पॉलिटिक्स में सरवाइव नहीं कर सकती। उनके पास कोई चीज नहीं है जिसे वो अपने पॉजिटिव में बता सके कि हमने ये किया, सिवाय इसके कि कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया था, हमने कश्मीर में 370 को तोड़ दिया है, हमने लेकिन अब तो राम मंदिर में भी घपले हो गए। अब वो राम मंदिर का मसला भी जो है वो फंस गया जाके। देखिए वो घपला तो पहले भी हुआ था, राम के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, ये तो राम के भक्षक है सबके सब। और ये 3-3.5 करोड़ का वीएचपी ने पहले भी घपला किया था चंदे में, और अब ये भी घपले का ही तरीका है कि 2 करोड़ की जमीन 8 करोड़ में ले लें। तो ये तो राम भक्त है नहीं ना। इसीलिए देखिए जय श्री राम का नारा हमने कभी अपने बचपन में सुना ही नहीं था, हम तो जय सिया राम का नारा सुनते थे सब। ये जो जय श्री राम को वॉर क्राई बनाया है इन्होंने, सिर्फ इसीलिए कि इनके पास कुछ और कोई मुद्दा नहीं है, कोई कामयाबी नहीं है जिसे ये बता सके। तो इसलिए ये जालिमाना अंदाज से फाशिज्म का मतलब ये है कि वो अपने आप को जालिमाना अंदाज से बजोर ताकत अपने वजूद को वो साबित करना चाहता है, और ये उसी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे अपने मुल्क की जमहूरियत पे बड़ा भरोसा है, इसके बावजूद कि इन्होंने जमहूरियत को इलेक्टोरल स्टैटिस्टिक्स में तकसीम करके इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिश हमेशा की है, करते हैं, अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अवाम इनसे परेशान है कि मुझे नहीं लगता कि अभी जो 4 स्टेट में फरवरी में इलेक्शन होगा, चारों किसानों के स्टेट्स हैं, पंजाब भी, हरियाणा भी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और 4 में से 3 में बीजेपी की सरकार है। यकीनन ये चारों स्टेट ये हार रहे। और मणिपुर में इन्होंने मसिल पावर और बनी पावर से सरकार बनाई थी जबरदस्ती, वहां भी ये लूज कर रहे हैं, रीजनल आउटफिट वहां आ जाएंगे। तो इनके पास अब कोई फेस सेविंग को कुछ बचा नहीं है कि ये यूएपीए का ही इस्तेमाल करके सिर्फ लोगों को डरा सकते हैं, मगर लोग डर नहीं रहे। ये इस तरीके से यूएपीए सेडिशन का चार्जेस लगा करके अपने विरोधियों को दबा देना चाहते हैं, ताकि आने वाले जो इनके विरोधी जो आवाज उठाना चाहते हैं वो इस चीज से डर जाए और इनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीर। कोई तो डरा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, रोज बोलता हूँ, अभी टेलीविजन से हटाऊं, बोल के हटाऊं कि आप जो है पुलिस सरकार की दलाली का काम कर रही है, रोज बोल रहे हैं। तो कोई भी डरा नहीं है इनसे, ये समझ रहे हैं कि हमने लोगों को डरा दिया है, कोई डरा नहीं है। एक्टिविस्ट कहीं कोई नहीं डरा है और ना डरेगा, और जालिम से कोई डरता नहीं। जालिम की मिसाल तो एक ऐसा एक कुत्ता होता है ना, जो जोर जोर से भौंकता है, मुंह आगे कर लेता है, अगली दोनों टांगे आगे करके जोर से भौंकता है, तुम पीछे दबा लेता है, और अगर आप डर के भागे आगे तो फिर आपके पीछे दौड़ता है। लेकिन अगर आपने पलट के उसे कहा तो फिर वो भाग जाता है। तो ये इस किस्म के लोग उस कुत्तों की तरह से बिहेव करते हैं, जो समझते हैं कि सामने वाला डर गया, वो असल में डरा नहीं होता, खुद ही वो डरा हुआ होता है जो भौंक रहा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती समय देने के लिए। इस केस पर हमारी नजर बनी रहेगी।